the last video we talked about KSP and QSP. आज हम उसके कुछ example questions करेंगे. So let's start. The first thing we have about KSP, the question says कि आपके पास solubility given है सिल्वर ब्रोमाइड की, जो कि एक प्योर सॉलिड है क्योंकि सॉल्ट है. ठीक है, solubility हमें given है 7.1 into 10 power minus 7 m. Now here m stands for molar concentration, यानी कि यहाँ पे जो solubility की बात की गई है वो आपको concentration बता रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड की concentration एक solution में इतनी है. Now here m is molar concentration, जिसको आप डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, which is unit of concentration. 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है आपके पास और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें KSP कैलकुलेट करना है. नाउ पिछली क्लास में मैं देखा था KSP होता क्या है. KSP का मतलब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट. ठीक है, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है ऑफ द आयंस. जैसे अगर ये सिल्वर ब्रोमाइड है तो ये Ag और Br अपने आयंस में टूटेगा, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा इनकी कंसंट्रेशन का, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का, वो KSP के इक्वल होगा. ठीक है, और अगर ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे नहीं होती लेकिन अगर किसी भी इंस्टेंट पे होती है तो वो QSP के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये जो जब आप इक्वेशन बनाएंगे KSP की तो आप बिल्कुल वैसे ही जो अभी मैंने डिफ़ाइन किया कि KSP क्या है. KSP इक्वल है किसके, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड के आयंस. जैसे कि ये अपने टूटेगा आयंस में तो ये Ag प्लस और Br नेगेटिव यहाँ पे बनाएगा, तो इनकी कंसंट्रेशन आ जाएगी. अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो भी आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन गिवन होती है जो कि यहाँ पे इतनी है, जब ये सॉल्ट अपने आयंस में टूटता है तो जो आयंस की कंसंट्रेशन होती है वो भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन की इक्वल होती है. ठीक है, अगर मेरे पास समझ लीजिए, अगर आप एग्जांपल ले रहे हो एक ऐसे सॉल्ट की जहाँ पे सिल्वर के 2 आयंस बन रहे हैं, तो उस केस में आप इस कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. पर अदरवाइज़ अगर आपके पास जैसे ये सिल्वर ब्रोमाइड में ये टूटेगा किसमें, Ag प्लस और Br नेगेटिव में, तो एक ही आयन है तो सिल्वर की कंसंट्रेशन भी इतनी होगी और ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, ब्रोमाइड आयंस की वो भी इतनी ही कंसंट्रेशन होगी. तो हमें KSP कैलकुलेट करना है, बहुत आसान सी क्वेश्चन है. सो सिल्वर ब्रोमाइड अपने आयंस में टूटेगा, ये हो गई आपके पास KSP की इक्वेशन. अब यहाँ पे आप KSP इक्वल होगा किसके, इन दोनों की कंसंट्रेशन के, आयंस की कंसंट्रेशन की. ये कोई हो गई आपके पास इक्वेशन. नाउ KSP फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों की कंसंट्रेशन को, Ag प्लस और Br नेगेटिव की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करवाना होगा. ठीक है, ये होती है KSP की इक्वेशन. नाउ यू हैव टू पुट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन. यहाँ पे ये आ गई सिल्वर की और ये आ गई ब्रोमाइड की. ठीक है, हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर ये आएगा 7.1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 5.041 आंसर आएगा. और -7 जब आप इसमें यहाँ पे ऐड होंगे तो -13 यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा. तो ये है KSP की वैल्यू जो हमने निकाली. ओके, लाइकवाइज वी हैव अनदर क्वेश्चन जिसमें उसने वही बात की है कि आपको KSP इक्वेशन बनानी है फॉर द गिवन सॉलिड्स हियर. ठीक है, जैसे कि अब देखो उसने बोला है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन आपने लिखनी है, जिसका मतलब ये है कि KSP की एक्सप्रेशन आपने लिखनी है. अब KSP इक्वल होता है आयंस की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के, जैसे अभी हमने ऊपर किया था सिल्वर और ब्रोमाइड आयंस आए थे. ठीक है, उनके हमने कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई किया था. दैट्स व्हाट KSP इज. नाउ हमें KSP फाइंड नहीं करना, जस्ट उनकी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखनी है KSP की. बट इट वुड बी ग्रेट अगर आप खुद से KSP निकालते हो यहाँ पे. ठीक है, तो वो आपका टास्क है यहाँ करना. तो ये सॉल्ट गिवन है हमारे पास. सबसे पहले है कैल्शियम सल्फेट. अब कैल्शियम सल्फेट टूटेगा कैल्शियम और सल्फेट आयंस में. ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की कंसंट्रेशन आ जाएगी और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो KSP की इक्वल होगा. लाइकवाइज आपके पास दूसरा जो सेकंड पे हमारे पास है वो लेड क्लोराइड है, Pb फॉर लेड. ठीक है, तो ये टूटेगा लेड प्लस क्लोराइड आयंस में. अब ये Cl2 है यहाँ पे, तो
तो कितने आयंस बनेंगे क्लोरीन के? 2 आयंस बनेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव 2 आयंस हो गए आपके पास। अब जब आप इसकी Ksp इक्वेशन लिखेंगे तो ये जो 2 है ना, ये कोफिशिएंट आपके पास हमेशा कंसंट्रेशन होती है उसकी पावर में जाता है, जैसे हमने Kc की इक्वेशन में भी देखा था, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट था वो पावर बन रहा था, तो सेम अप्लाइज हियर। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, जो क्लोरीन है उसके यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 जो है वो पावर में लिखा हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि 2 क्लोरीन आयंस थे, तो जो कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, जस्ट दैट, ठीक है। अब जब आप इसी तरीके से जब जो भी आपके पास यहाँ पे लेड क्लोराइड की जो भी कंसनट्रेशन गिवन होगी, जब आप क्लोराइड आयंस के लिए वो कंसनट्रेशन निकालोगे तो आप पहले उसे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन आयंस थे, और फिर वो जो 2 है वो कोफिशिएंट में भी जाएगा। अब ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे अभी मेंशन किया है ये इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। जस्ट ये लास्ट है, ये आप खुद से इसकी Ksp इक्वेशन वैसे तो लिखी ही हुई है कि यहाँ पे आपके पास आयरन आ गया Fe3 नेगेटिव, ठीक है, और ये आपके पास हाइड्रोक्साइड आयंस आ गए, लेकिन कितने? 3। तो जो 3 है ये चला जाएगा इसकी पावर में, कोफिशिएंट था 3 तो पावर में चला गया। ये हो गई Ksp एक्सप्रेशंस। अब एक ये सवाल है, इसको देखते हैं। एंड वो जो अभी ये वाली बात थी कि 2 मल्टीप्लाई होगा कंसंट्रेशन से, वो वाज दैट, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो द क्वेश्चन सेज कि सिल्वर सल्फेट, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो सवाल में कहता है सिल्वर सल्फेट Ag2SO4, ये कंपाउंड इस्तेमाल होता है मेडिकल रिलेटेड प्रोसीजर्स के लिए। अब इस सॉल्ट की, अभी एक सॉल्ट है सिल्वर सल्फेट, एक सॉल्ट है, तो इसका कुछ ना कुछ Ksp वैल्यू भी होगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो डेटा में हमें ये चीज़ दी गई है कि इसका जो सॉल्युबिलिटी है, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है पानी में, वो 25 डिग्री पे इतनी है, कितनी है? 1.43 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर यहाँ पे m भी लिखता मोलर कंसंट्रेशन तो आपको पता लग जाना चाहिए उसने कंसंट्रेशन दी है आपको सिल्वर सल्फेट की, ठीक है। हमें फाइंड करना है इसका Ksp, आसान सा क्वेश्चन है। अब Ksp जब आप फाइंड करेंगे, सबसे पहला जो हमने सवाल किया था वही सेम चीज़ें यहाँ पे होंगी। ये जो कंसंट्रेशन है ये सिल्वर सल्फेट की है, तो Ksp की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? Ag, ठीक है। अब यहाँ पे Ag आपके पास जो सिल्वर आयंस है वो कितने हैं? Ag2, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो 2 है वो एक तो इसका कोफिशिएंट होगा 2 के 2 Ag प्लस बन रहे हैं आयंस, तो ये कोफिशिएंट ये पावर में चला जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे और कौन सा आयन बनेगा आपके पास? सल्फेट, SO4 आ गया। सल्फेट एक ही आयन बन रहा है, तो यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट 1 है सल्फेट का, तो यहाँ पे पावर में कोई भी चीज़ नहीं आएगी। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की कंसंट्रेशन को, Ksp की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आसान सा सवाल है आपके पास, बट एक छोटी सी पॉइंट का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो 2 है, सिल्वर के 2 आयंस है ना इस सॉल्ट में, तो ये 2 एक तो जो कोफिशिएंट है जो 2 है वो एक तो पावर में जा रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जब आप Ksp निकालेंगे तो जो सिल्वर की कंसंट्रेशन है कितनी लिखोगे आप? 1.43 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपने करनी है, क्योंकि सिल्वर के 2 आयंस बन रहे हैं, तो अब ये जो कंसंट्रेशन है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। हम 2 से मल्टीप्लाई भी करें और पावर में भी रखें, यस, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि 2 आयंस हैं तो इसीलिए आप कंसंट्रेशन को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, उसके बाद कंसंट्रेशन आएगी सिल्वर की, एंड देन उसका स्क्वायर भी लेंगे आप, ठीक है, पावर में भी 2 जाएगा। और बाकी सल्फेट की अगर मैं कंसंट्रेशन पूछूं तो वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि एक ही आयन है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं और भी क्लियरली, तो इसको अब देख लेते हैं। वो कहते हैं पहले आपने नेट इक्वेशन बनानी है कि ये जो सॉल्ट है ये कौन से आयंस में टूटेगा, और नंबर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ईच आयन, कितने आयंस बन रहे हैं, तो वो उनकी कोफिशिएंट बन जाएगा। जैसे ये जो सॉल्ट है सिल्वर सल्फेट, इसमें 2 सल्फेट आयंस बने, 2 सिल्वर आयंस बने और 1 सल्फेट आयन बन गया, ठीक है। अब
आपने KSP इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 सिल्वर आयंस बन रहे हैं, द आयनिक कंसंट्रेशन ऑफ 2 मोल्स, 2 मोल है ना यहाँ पे, देखो 2 सिल्वर आयन का मतलब 2 मोल्स सिल्वर आयंस, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मोल्स सिल्वर आयन और 1 मोल है सल्फेट का। सो यहाँ पे जो सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन होगी उसे आप एक KSP इक्वेशन में रखने से पहले यू नीड टू मल्टीप्लाई दैट बाय 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास 2.86 इंटू 10⁻⁻²। और जो सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन है वो उतनी ही रहेगी जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन थी। KSP एक्सप्रेशन बनाएंगे यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू इंसर्ट वैल्यूज़ यहाँ पे KSP एक्सप्रेशन में और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट था ना सिल्वर का, ये 2 पावर में भी आएगा, इसका आप स्क्वायर लोगे इस वैल्यू का, मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, आपके पास KSP की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1.17 इंटू 10⁻⁻5 मोल। ओके, अब बात है कि यूनिट ऑफ KSP क्या होगा। यूनिट ऑफ KSP बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने KC के यूनिट के बारे में देखा था। जनरली क्या होता है, अगर KC बराबर है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दोनों का अगर आयन सेम है, ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, दोनों कैंसिल, KC का कोई यूनिट नहीं बनेगा। अब KSP में तो ऐसा कुछ रेशो में आप चीज़ें तो ले नहीं रहे कि KSP का जब आप यूनिट फाइंड करेंगे तो आप यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन देखोगे। देखो अगर सल्फेट का एक आयन है तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब बन गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सिल्वर के यहाँ पे 2 आयंस हैं, सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब से। अब ये मोल 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 जब मल्टीप्लाई होंगे पावर ऐड होंगी, ठीक है, पावर इन कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 पावर अंडरस्टूड सी बात है, तो ये मोल क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में दोबारा से डेसीमीटर क्यूब है तो 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब पावर 9, समझ आ गया। तो ये यूनिट होगा KSP का। तो KSP का यूनिट फिक्स नहीं है, वेरी करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, ठीक है, बिल्कुल KC की तरह। वहाँ पे भी इसका यूनिट जनरली हम लिखते हैं KC का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन KC का यूनिट एक्चुअल में डिपेंड करता है क्या कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो आप आयंस की ले रहे हो, ठीक है। ओके, वन मोर क्वेश्चन, द KSP ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज़ 2.1 इंटू 10⁻⁻16, ये हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू है क्योंकि इससे पहले जितने सवाल थे वहाँ पे हमने KSP की इक्वेशन बनाई थी और KSP की वैल्यू फाइंड की थी, ऑल्दो हमें जो सॉल्ट था उसकी कंसंट्रेशन गिवन थी, ठीक है। तो अब हमें KSP की वैल्यू गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्युबिलिटी, इस ही सॉल्ट की हमें सॉल्युबिलिटी बतानी यानी कि कंसंट्रेशन बतानी, और वो भी किस में, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में ले रहे होते हैं। सो इस बार हमें ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में बताना है। सो पहले आप क्या करोगे, जो भी कंसंट्रेशन है वो KSP की वैल्यू को यूज़ करके कंसंट्रेशन आप निकालोगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी आप पता करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब से में ही। उसके बाद विल जस्ट कन्वर्ट दैट इनटू ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एंड विल बी गुड, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज़ एग्जैक्टली रिवर्स, बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले हमने क्या किया था, हम KSP की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे, बट हियर वी आर गिवन with the value of KSP and the task is to find out solubility in gram per decimeter cube. So making this strategy, first write the KSP expression in which ionic concentration will be written in the form of S, then calculate more. Okay, let's start. जो हम पहले कर रहे थे उसका हम जस्ट रिवर्स करेंगे। पहले हम KSP की, क्योंकि KSP की वैल्यू गिवन है, आप KSP की इक्वेशन लिखोगे। सो जब ये सॉल्ट अपने आयंस में टूटेगा तो यहाँ पे ये जिंक और हाइड्रोक्साइड के 2 आयंस बनेंगे, ठीक है। तो जो KSP की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या होगी,
KSP बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ आयंस के एट इक्विलिब्रियम। सो जिंक कंसनट्रेशन और हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन, बट ये जो कोफिशिएंट है 2 ये पावर में चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। सिंपल KSP की हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन इक्वेशन लिख दी। सो क्योंकि एक जिंक आयन के लिए 2 हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे पावर में 2 लगाया था। अब हमें KSP की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करना है इन दोनों की कंसनट्रेशन, ठीक है। अब पहले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि एक सॉल्ट था, उसकी कंसनट्रेशन हमें गिवन थी, और वही हमने कहा कि वही आयंस की कंसनट्रेशन होंगी अनटिल कोई कोफिशिएंट है उसके साथ, तो ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें KSP की वैल्यू गिवन है, हमें इनकी कंसनट्रेशन बतानी है, इनकी कंसनट्रेशन या सॉल्युबिलिटी बतानी है। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनकी जो कंसनट्रेशन है, लेट्स सपोज हम उसे x ले लेते हैं कि x हो गई जिंक की कंसनट्रेशन, और हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन भी हम x ले लेते हैं। अच्छा, x y क्यों नहीं ली, हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन हम y ले सकते थे, लेकिन देखो जब भी आपके पास एक सॉल्ट टूटता है अपने आयंस में, तो कंसनट्रेशन, आयंस की कंसनट्रेशन सेम होती है टू द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। और अगर यहाँ पे जैसे कोफिशिएंट 2 है, तो आप वो जो भी कंसनट्रेशन होगी, जो हमने x कंसिडर की है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन बन जाएगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, x की कंसनट्रेशन हो गई x सपोज कर लिया हमने, फाइंड करना चाह रहे हैं हम ये, और हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन हमने x ले ली, लेकिन 2x ली, 2 इसलिए क्योंकि 2 आयंस हैं आपके पास हाइड्रोक्साइड के। क्लियर होगी बात। और कोफिशिएंट जो था वो पावर में आता ही है, तो 2 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे KSP की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि कितनी गिवन है, 2.1 इंटू 10 पावर -16। अब ये x और 2x जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पहले आप 2x का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये 4, अब ये दोनों ये x क्या है, वेरिएबल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 4x क्यूब हो गया, ठीक है। KSP की हमने वैल्यू पुट की, ये इक्वल हो गया 4x क्यूब के। यहाँ पे आप इसे फर्दर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो x क्यूब की वैल्यू आएगी, उसके बाद आप क्यूब रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, एंड देन आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3.74 इंटू 10 पावर -6 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो ये है आपके पास कंसनट्रेशन, सॉल्युबिलिटी किसकी, जिंक हाइड्रोक्साइड की। लेकिन बात ये है कि हमें उसने कहा था कि आपने ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में हमें कंसनट्रेशन बतानी है। तो जब भी आप मोल पर डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में है, तो ये भी कंसनट्रेशन, ये भी कंसनट्रेशन। जब आप इससे इसमें जाएंगे तो आप सिंपल क्या करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे मास से। तो जिंक हाइड्रोक्साइड का जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, तो आपके पास ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में वैल्यू आ जाएगी। तो जिंक हाइड्रोक्साइड का जो मास होगा वो होगा 99.4, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 99.4 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3.717 इंटू 10 पावर -4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये आ गई कंसनट्रेशन जिंक हाइड्रोक्साइड की। सो अब इस एग्जांपल से समझते हैं कॉमन आयन इफेक्ट को और भी अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, KClO4। अब जब ये टूटेगा एक एक्वस सोल्यूशन में, अपने आयंस में टूटेगा ये, ठीक है, ये तो इसकी सॉलिड फॉर्म है, प्योर सॉलिड फॉर्म। जब पानी में आप इसे डालेंगे तो ये अपने एक्वस आयंस में टूट जाएगा, तो ये पोटेशियम आयन बनेगा और क्लोरेट आयन बनेगा, ठीक है। पोटेशियम पॉजिटिव और क्लोरेट नेगेटिव, ClO4 को क्लोरेट आयन कहेंगे हम, और नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। दोनों क्या है, एक्वस सोल्यूशन में है। एक और हमने सॉल्ट ले लिया। अब ये एक सॉल्ट हमने जब पानी में डाला था पोटेशियम क्लोरेट, तो वो पोटेशियम और क्लोरेट आयंस में टूट गया, ठीक है। हमने उसके बाद एक और सॉल्ट डाला उसी सेम सोल्यूशन में जिसमें ये आयंस मौजूद थे, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, समझ लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ चुका था, उसके बाद हमने KCl ऐड किया। जब आप KCl ऐड करोगे, ये भी सॉल्ट है, सॉलिड है, अपने एक्वस आयंस में टूटेगा, तो यहाँ पे पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन बना एक्वस, ठीक है। सो
कॉमन आयन इफेक्ट हमें यही चीज़ बताता है कि जब आप एक सॉल्यूशन में दो सॉल्ट डालेंगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एक थोड़ा कम सॉल्यूबल होगा और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक थोड़ा ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, तो उस केस में क्या होगा, और कंडीशन ये है कि दोनों जो सॉल्ट होंगे उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आयन हो। अब यहाँ पे कॉमन आयन क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, दोनों में कॉमन आयन है। तो इस केस में अब पोटेशियम की जो कंसनट्रेशन है वो सॉल्यूशन में ज़्यादा हो गई। तो हमने ले शैटलियर्स प्रिंसिपल में भी ये चीज़ देखी थी, जब एक साइड पे कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए, अब यहाँ पे पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो अब होगा क्या कि आपके पास जब पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई तो दोबारा से ये जो क्लोरेट आयंस हैं ये मिलकर पोटेशियम के साथ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो सॉल्ट है पोटेशियम क्लोरेट ये दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में है, तो इसके प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को आप कहते हो कॉमन आयन इफेक्ट, और इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, स्पेशली एनालिटिकल केमिस्ट्री में। अगर आप एक सॉल्ट को सेपरेट करना चाहते हैं, मतलब उसे प्रेसिपिटेट करना चाहते हैं, और बफर सॉल्यूशंस में कॉमन आयन इफेक्ट काम आता है। ठीक है, सो लेट मी जस्ट रीड दिस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द ले शैटलियर्स प्रिंसिपल पोटेशियम आयन विल रिएक्ट विथ क्लोरेट आयंस टू फॉर्म पोटेशियम क्लोरेट। दोबारा से पोटेशियम क्लोरेट बनेगा और ये सप्रेस करेगा आयोनाइजेशन, यानी कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा था जिससे इसकी आयोनाइजेशन, यानी कि जिससे ये टूट रहा था अपने आयंस में, वो रिएक्शन सप्रेस हो गया फॉरवर्ड वाला। बैकवर्ड का रेट ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से ये जो सॉल्ट है ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। जब आप यहाँ पे इसी तरीके से, यहाँ पे ये एग्जांपल ख़त्म हुआ, ये एग्जांपल क्लियर हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, आप लेते हैं NaCl। ठीक है, तो NaCl अपने आयंस में टूटेगा, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव। आपने उसमें Cl गैस को पास करवाया उसी सेम सोल्यूशन में से जहाँ पे NaCl के आयंस थे। कॉमन आयन क्या है इन दोनों में, क्लोरीन। ठीक है, क्लोराइड जो है यहाँ पे कॉमन आयन है दोनों में। तो जब अब HCl क्या था, थोड़ा ज़्यादा सॉल्यूबल था NaCl के मुकाबले, तो जब सोल्यूशन में क्लोरीन की कंसनट्रेशन बढ़ने लगी तो यहाँ पे ये क्लोरीन ज़्यादा हो गया, तो रिएक्शन कैसा होगा, बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो NaCl इस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट होगा। सो जब भी आपके पास NaCl का एक्वस सोल्यूशन होता है उसको आप ब्राइन कहते हो। ठीक है, वो कहता है कि हमने क्या किया, HCl गैस को पास करवाया एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl से। ठीक है, सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl ब्राइन कहलाता है। उसने क्या किया, इट इंक्रीज्ड द कंसनट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। सो अकॉर्डिंग टू ले शैटलियर्स प्रिंसिपल क्लोराइड आयंस जो है वो कंबाइन होंगे Na+ के साथ और उन्होंने NaCl बनाना दोबारा से शुरू कर दिया, मतलब बैकवर्ड का जो रेट है रिएक्शन का वो बढ़ गया, जिसकी वजह से ये जो NaCl सॉल्ट था ये इसका प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया। और इसको आप इस तरीके से सेपरेट भी कर सकते हैं। ये आपके पास सोल्यूशन है पानी में, मुझे NaCl को यहाँ से सेपरेट करना है इस सोल्यूशन से, तो आप क्या करेंगे, HCl गैस पास करवाएंगे तो NaCl आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगा। दैट्स हाउ यू कैन सेपरेट सॉल्यूशंस यूजिंग कॉमन आयन इफेक्ट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक सॉल्ट के साथ ऐड करेंगे, इन दोनों में क्या होगा, एक कॉमन आयन होगा, जैसा हमने देखा था NaCl में और HCl में। इनको आप एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे साइमल्टेनियसली, लेस सॉल्यूबल होगा, वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। इसी को आप कहते हो कॉमन आयन इफेक्ट। सो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जहाँ पे डिसोसिएशन का मतलब एक सॉल्ट अपने आयंस में टूट रहा है तो उसको डिसोसिएशन कहेंगे, आयोनाइजेशन कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे उस सॉल्ट की या इलेक्ट्रोलाइट की। तो जब भी आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी और भी ज़्यादा सप्रेस हो जाए किसी हाईली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से, जिनमें एक कॉमन आयन है दोनों में, इसी इफ़ेक्ट को आप कहते हो कॉमन आयन इफ़ेक्ट। ठीक है, सो ये पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो वो कहता है कि कॉमन आयन इफ़ेक्ट में अगर आप AgCl और NaCl का एग्जाम्पल लें,
यहाँ पे किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी? देखो कौन सी चीज़ अगर मैं आपसे पूछूँ इन दोनों में प्रेसिपिटेट होकर सोल्यूशन से बाहर निकल जाएगी, तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोराइड आयंस में टूटेगा। इसी तरीके से NaCl जब आप उस ऐड करेंगे इस सोल्यूशन में तो वो हाईली सॉल्यूबल है, NaCl ज़्यादा सॉल्यूबल है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे कॉमन आयन कौन सा है? क्लोराइड है। NaCl को ऐड करने से क्लोरीन की कंसनट्रेशन बढ़ गई, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड होने लगा सिर्फ, तो ये जो AgCl है ये इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो कॉमन आयन इफ़ेक्ट के एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे यूजेस होते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री दोनों में। एग्जाम्पल कुछ के मैंने यहाँ पे बफरिंग ऑफ सोल्यूशन, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, जैसे हमने देखा एक सॉल्ट को आप सेपरेट कर सकते हो सोल्यूशन से यूजिंग कॉमन आयन इफेक्ट, और दूसरा सॉल्ट प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का। इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर में आए हुए हैं इन IMAT।